पूरा मामला चुनाव और वोट का खेल है। इससे साफ हो गया कि ईडी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा था। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैन समाज से मैंने देखा है कि 20 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और बाकी के विधानसभा के लिए 17 तारीख को मतदान किया जाना है। कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले 2018 में घोषणा पत्र के जरिए 68 विधानसभा सीटों में जीत हासिल की थी। उन घोषणा पत्रों में जो वायदे किए गए थे उनमें से अधिकांश वायदे कांग्रेस पार्टी पूरा करने में सफल रही थी। विशेष करके किसानों का कर्जा माफ के बारे में कहा गया था, सभी को राशन कार्ड देने की बात की गई थी और 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की बात कही गई थी। इसके अलावा और अनेक बहुत से वायदे थे, लेकिन प्रमुख तौर पर इन वायदों को फोकस किया गया था। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन किसानों का कर्जा माफ किया गया। उसके बाद पूरे राज्य में जो वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड दिया गया। अब इन 5 सालों में अनेक लोगों की तरफ से आवेदन आया कि परिवार बढ़ गया है, बेटे की शादी हो गई है, हमको राशन कार्ड अलग करना है। पहले गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होता था राशन कार्ड केवल उनको दिया जाता था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम सभी को राशन कार्ड बनाकर देंगे। वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड बनाकर दिया गया और बाद में जितने भी आवेदन आए अलग करने वाले, वो अलग करने वाले आवेदन में भी कार्रवाई करते हुए और सारे लोगों को राशन कार्ड बनाकर दे दिया गया। इस समय 74,54,000 लोगों के पास छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड है। और यदि मान लो कोई बहुत अधिक पैसे वाला भी है या गरीब आदमी है, सबके लिए समान रूप से आदेश है कि सभी को राशन कार्ड देना है, जो मांगे उसको दिया जाएगा और दिया गया है। इसके अलावा अभी इस बार के चुनाव में जो प्रमुख बातें हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पूर्व की तरह यानी पहले 2018 में जो कर्जा माफी हुई थी उसके उसी प्रकार से इस बार भी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसके अलावा धान का जो मूल्य है, जो न्याय योजना मिला के 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कांग्रेस की सरकार देने जा रही है। अब तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी हुई है और इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी। 200 यूनिट तक का बिजली फ्री। पहले आपको याद होगा कि एक योजना थी बिजली बिल हाफ वाली, उसमें 400 यूनिट में कैलकुलेट करके आधा करके 200 यूनिट का लिया करते थे। इस बार सीधे तौर पर 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है और यदि मान लो किसी ने 200 यूनिट से अधिक का भी उपयोग कर लिया है तो भी 200 यूनिट तक का उसको फ्री रहेगा। इसके अलावा राहुल गांधी जी कवर्धा आए थे, उन्होंने कहा कि KG to PG तक की पढ़ाई निःशुल्क। KG to PG का मतलब ये होता है कि शुरुआती पढ़ाई, जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो KG से PG तक की जो पढ़ाई है वो निःशुल्क रहेगी। इस घोषणा की खासियत ये है कि इसमें तकनीकी शिक्षा और मेडिकल ये इनको भी सब इसमें शामिल किया गया है। मेडिकल की पढ़ाई भी इसमें शामिल है। गैस सिलेंडर में 500 रुपये तक की सब्सिडी, यानी गैस का मूल्य जितना भी रहेगा रिफिलिंग कराने पर 500 रुपया महिला हितग्राही के खाते में सीधे राज्य सरकार उसमें उसके खाते में पैसा 500 डालेगी। मतलब जितने में भी गैस सिलेंडर खरीदा जाएगा 500 रुपये सरकार की तरफ से रहेगा। इसके अलावा सिंधु पत्ता, इसके पहले 2018 के हमारे घोषणा पत्र में था कि 2500 से बढ़ाकर हमने 4000 रुपया जो संग्रहण है प्रति मानक बोरा ये किया था। इस बार उसको बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर हम 6000 कर रहे हैं और 4000 रुपया अतिरिक्त बोनस देने का भी हमारे घोषणा पत्र में हमने वायदा किया है। इसके अलावा 2011 के सर्वे सूची में जितने भी नाम थे उनके लिए 3200 करोड़ रुपया आवास के लिए बजट में दिया जा चुका था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट था 6,99,000 का, वो मंत्रिमंडल ने उसकी भी मंजूरी दे दी। अब ऐसे लोग जो 2011 के सर्वे सूची में जिनका नाम नहीं है लेकिन आवास की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए दोबारा 1 अप्रैल से सर्वे हुआ था और वो सर्वे में 47,090 लोग चिन्हित हुए हैं और उनके लिए भी आवास देने का मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। इसके अलावा 17.5 लाख लोगों को आवास देने का
7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है और उन सभी 7.5 लाख और 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके अलावा जो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है, अब तक उसमें 7,000 रुपया सालाना दिया जाता था, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार बनने पर इसको बढ़ाकर 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जाएगा। इसके अलावा लघु वनोपज की जो खरीदी होती है, ये जो योजना है भूमिहीन लोगों का है, जो 7 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। एमएसपी में जो खरीदी होती है 65 प्रकार का लघु वनोपज हम खरीदते हैं और उसके अलावा कोदो कुट की रागी को भी शामिल किया गया है। अब खरीदी में प्रति किलो 10 रुपये अतिरिक्त उनको दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख रुपए तक का जो इलाज का लिमिट था उसको बढ़ा के 10 लाख किया गया है और एपीएल का जो 50,000 था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। सभी सरकारी स्कूल, राज्य के 6,000 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करने का भी फैसला हुआ है। सरकार बनने पर यह किया जाएगा और दुर्घटनाओं में जो इलाज है वो मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। सबसे एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि राज्य में जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, लगातार इनकी तरफ से भी मांग आती रही कि महिला किसानों का कर्जा बार बार माफ हो रहा है, तो कम से कम महिला स्वयं सहायता समूह का भी एक बार कर्ज माफ हो जाना चाहिए। ये राशि है लगभग 1,000 करोड़। तो हमारे घोषणा पत्र में इसको भी हमने शामिल किया है कि महिला स्वयं सहायता समूह का भी कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जाति जनगणना कराने का भी फैसला है, सरकार बनने पर जाति जनगणना कराएंगे। तीवरा को भी समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा और परिवहन व्यवसायियों का जो टैक्स होता है और उसके अलावा उसका जो टैक्स फाइन ब्याज, ये तीनों का 726 करोड़ 2018 तक का, इसको भी पूरा माफ करने का निर्णय हुआ है और युवाओं को उद्योग व्यवसाय में ऋण में 50% की सब्सिडी सरकार देगी। 700 नए रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी खोलने का निर्णय हुआ है और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनते ही शहरी निकाय में, क्योंकि समस्या यहीं पे है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है इसमें बता दिए 7 से 10,000 किया जाएगा। एक जो नई बात जो सामने आ रही है ये है महतारी वंदना योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको विज्ञापित किया जा रहा है। मेरी जानकारी में इस समय छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग में इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं। दूसरी बात ये कि इसमें ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन से विभाग को देना है, सक्षम अधिकारी कौन है जिसके समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाना है, ये कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरी बात, जो 20 विधानसभाओं में चुनाव हो चुके हैं, ये फॉर्म महतारी वंदन योजना पंजीयन का फॉर्म उन विधानसभाओं में क्यों नहीं भराया जा रहा है? यदि वंदन है तो फिर पूरे में होना चाहिए। तो उन विधानसभाओं में चूंकि चुनाव हो चुका है, वोट का कोई समस्या है नहीं, इस कारण ये नहीं हो रहा है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, किसी विभाग में नहीं है और ना ही कोई विभाग का इसमें नाम है, सक्षम अधिकारी का भी नाम नहीं है जिसके सामने हमको ये प्रस्तुत करना है और उन विधानसभाओं में ये फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला चुनाव और वोट का खेल है। अभी जैसे महतारी वंदन योजना की बात चल रही थी, एक तो इसमें लिख रहा है कि हर विवाहित महिला को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह पहचानती है। चाहे हम 2003 के चुनाव से यदि चालू करें, जहाँ आदिवासियों को गाय देने की बात हो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, उसके बाद किसानों को जहाँ बोनस देने की बात हो, हर समय इन्होंने धोखाधड़ी की और ठगा है। केवल धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये माटी मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और नमन करने के लिए है, क्योंकि मैंने जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उस माँ ने
इस माटी में जन्म लिया था। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने एक दुनिया में संदेश दिया। आज 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती रही, लेकिन कभी उन्हें कौशल्या माता का ध्यान नहीं आया। उन्हें कभी ध्यान नहीं आया कि राम गमन पथ बनाना चाहिए। आज जिस तरह से ये बेनकाब हुए हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 15 साल में जो जनता लुटी पिटी थी, मैं इस माटी को इसलिए प्रणाम करने आया। मैंने इसलिए कहा कि धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, व्यापार, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अन्नदाता का सम्मान अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में है तो वो छत्तीसगढ़ में है। आज मध्य प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में किसानों की जो दुर्दशा है, आदिवासियों की जो दुर्दशा है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ हत्यारे हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार आते हैं, हर जगह जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने भूपेश बघेल को प्रणाम करना नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को तो भूपेश बघेल जी की चरण वंदन करना चाहिए। जिस गौ माता के नाम पर वो राजनीति करते हैं, आज उसको जीवंत रखने के लिए गौमूत्र और गोबर की खरीद का उन्होंने जो विजन दिया है, उससे आज हम पूरे रोड से भी आए हैं, एक भी हमें गाय नहीं दिखी। आज प्रधानमंत्री जी जब आए थे, उन्हें चाहिए था कि वो मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते और तारीफ करने के बाद कहते कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर गोबर और गौमूत्र की समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। अगर उनके मन में गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, अन्नदाता के लिए, आम आदमी के लिए जरा भी भावना होती तो आज प्रधानमंत्री जी बोल के जाते हैं। योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता आते हैं। हमने देखा इनके पास कोई विजन नहीं है। कर्नाटक में भी इन्होंने एक धार्मिक मुद्दा चलाया था और किष्किंधा, चूंकि मैं कर्नाटक के बेलगाम में गया था, वहाँ भी हनुमान जी की गदा इनकी पीठ पे पड़ी और इनका पूरा का पूरा जो एक एक विधानसभा के अंदर जो लोगों को अफवाह फैलाने के लिए सांसद, विधायक, मंत्रियों को भेजते थे, वो सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी। पूर्ण बहुमत से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी और शैलजा दीदी के संयोजन में ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनने वाली है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैन समाज से, मैंने देखा है कि मोदी जी आचार्य श्री के पास गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा गिरनार हमारा एक तीर्थ है। उस तीर्थ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, पूर्व सांसद महेश गिरी खुलेआम कहता है कि हम जैन साधुओं पर मुकदमा लगाएंगे। मोदी जी आते हैं, लेकिन ना तो सांसद को पार्टी से निकालने की बात करते हैं, ना ये बात करते हैं सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़काना और लोगों के बीच में दरार पैदा करने का इनका काम है। असीम दत्ता के कथित बयान के आधार पे ईडी ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए लेने का तथा कथित रूप से आरोप लगाया था। अब बड़ी बेशर्मी पूर्वक इस प्रेस नोट को जारी करने के बाद ईडी ने अपने उस अंग्रेजी भाषा में जारी किए प्रेस नोट में आखिरी में लिखा था, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, अर्थात यह जांच का विषय है। आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर में कथित बयान के आधार पर आरोप लगा दिया, उसके बाद बता दिया कि यह जांच का विषय है। मतलब आपने कीचड़ फेंक दिया और उसके बाद में स्टार लगाकर डिक्लेरेशन जारी कर दिया। उस असीम दत्ता ने कल अदालत में प्रस्तुत अपने लिखित आवेदन में जो बयान दिया है,
उस बयान में ईडी के इन सारे आरोपों का उसने खंडन किया है। असीम दत्ता ने कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा है कि उसका किसी राजनीतिक दल तक पैसा पहुंचाने का कोई काम उसने कभी नहीं किया। शुभम सोनी उसका बचपन का दोस्त था, उसी ने उसे दुबई बुलाया तथा उसी ने उसे मोहरा बनाकर अंधेरे में रखकर इस सारे मामले में फंसाया। पहले दुबई बुलाना, फिर वहां से वापस भेजना 3 दिन बाद, फिर उसे लेने के लिए एयरपोर्ट से गाड़ी भेजना, उस गाड़ी में 3 बैग के माध्यम से पैसा रखना, उस गाड़ी को एक होटल के पार्किंग में ले जाके खड़ा करना, फिर फोन आना, उसे एक आईफोन देना। सारा बयान उसका मैं आपके सामने रखूंगा, वो सारे बयान की कॉपी आपको दूंगा। एक तरफ असीम दत्ता के कथित बयान के आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है, दूसरी तरफ वही असीम दत्ता कोर्ट के सामने लिखित बयान देता है जिसमें वो सारी चीजों का खंडन करता है। तो इससे यह साफ हो गया कि ईडी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा था। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस